हेलो एवरीवन। आप सभी साथियों का काइनेटिक एडवेंचर में फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम इस काइनेटिक एडवेंचर में आपके लिए लेके आ रहे हैं क्लासेस फॉर एसएससी इंग्लिश और मैथ्स की क्लासेस। फुल्ली फ्री कोर्स होगा आपके लिए। और इस जैसे ही हमने कल स्टार्टेड करी थी क्लासेस, बिना टाइम वेस्ट किए हमने कई सारी चीज़ें पढ़ी थी। एक बार मैं उन सब चीज़ों का वापस रिवाइज कर देता हूँ। कल हमने इंग्लिश में देखा था कि वर्ड क्या होता है। बेसिक ऑफ इंग्लिश सीखा था, मैंने बताया भी था कि बेसिक ऑफ इंग्लिश कितना जरूरी है। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश के अंदर प्री के अंदर 25 में से 25 नंबर और 45 में से 45 मेन एग्जाम्स वगैरह के अंदर लेके आना चाहते हैं, तो उनके लिए यह जरूरी है कि उनको कंप्लीट बेसिक आना चाहिए। कुछ टेक्निकल टर्म से, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, कई सारी ऐसी चीजें सीखकर हम कंप्लीट नंबर नहीं लेके आ सकते, क्योंकि आज कंपटीशन का जमाना है। कंपटीशन के टाइम पे यदि हम ये चीजें नहीं कर पाते हैं, यानी कि हम अपना बेसिक क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो हो सकता है कि अदर टर्म्स के जो क्वेश्चन वगैरह है हम उनको डील भी नहीं कर पाए। और सीधी सी बात है, इस कंपटीशन के टाइम पे यदि आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स के आप लेके नहीं चलते हो, तो आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। साल दर साल आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम अटेंड करते रह जाओगे, लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इसीलिए हमने मैथमेटिक्स की क्लासें हैं वो भी बेसिक से स्टार्ट करी है, और इंग्लिश की भी क्लासेस बेसिक से स्टार्ट करी है, जो क्लास आफ्टर क्लास आपको देखने को मिल जाएगी कितना ज़्यादा चेंजेस है, कहाँ आपको चीज़ें पढ़ाई जाती है, कहाँ कौन सी चीज़ें आपको रखा जाता है साइड के अंदर। मैंने आज तक देखा है कि कभी भी कोई जैसे मान लो टीचर वगैरह क्लास स्टार्ट करता है, फर्स्ट क्लास है, स्टार्टिंग क्लास कहाँ से करेगा, या तो पार्ट ऑफ स्पीच से। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है क्या नहीं है कैसे आए ये किसी को नहीं पता, बताते ही नहीं है। और यह स्टार्ट करते हैं कहाँ से, टेंसेज वगैरह से। और टेंसेज वगैरह से स्टार्ट करने में हम भी टेंसेज वगैरह ही पढ़ते रहते हैं, लेकिन उसके अंदर हमें सीधा सेंटेंस बनाना सिखाया जाता है। कहाँ सेंटेंस से पहले हमें वर्ड फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, वर्ड कैसे बन रहे हैं, कैसे वर्ड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बार बार आपके एरर वाले क्वेश्चन में भी आपसे प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, ऐसे टेक्निकल चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा, उनकी टर्मिनोलॉजी देखी जाएगी। और आपके जैसे मान लो क्लोज टेस्ट वगैरह के अंदर वहां पे भी आपके वर्ड्स आएंगे, तब आपको पता होगा कि यहाँ नाउन आनी चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए, यानी कि एडवर्ब आनी चाहिए, क्या आना चाहिए। इस तरीके से आप बार बार उन चीजों को देखते हो, लेकिन यदि आपको उन चीजों के बारे में पता नहीं है, क्यों है, कैसे है, कहाँ इनका यूज किया जाता है, कहाँ नहीं किया जाता, वो हमें पता होना चाहिए। यदि वो चीजें पता है तब ही हम पूरे में से पूरे मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट। कल की क्लास में हमने देखा था बेसिक ऑफ इंग्लिश। यदि आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाएं, फर्स्ट क्लास के ऊपर ओके करें और आपको क्लास मिल जाएगी। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन इंडिया में जैसे मान लो जितनी भी एग्जाम्स उनके अंदर इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि ये ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। आगे देखते हैं डेफिनेशन। फिर हमने इसके बाद में देखा था कि किसी भी लैंग्वेज में जो चीज़ सीखते हैं वो होती है वर्ड, और वर्ड की फिर हमने डेफिनेशन देखी थी। डेफिनेशन किसके हिसाब से देखी थी, एज पर लैंग्वेज, एज पर अल्फाबेट एंड सेंटेंस। लैंग्वेज के हिसाब से तो लैंग्वेज को सीखने के लिए जो फर्स्ट यूनिट है वो होती है। और हमने रूल ऑफ LSRW भी देखा था, जो आप आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो आप सीखते जाओगे। सेकंड है अल्फाबेट। अल्फाबेट के बारे में भी हमने देखा था। अल्फाबेट की जो डेफिनेशन थी, ग्रुप ऑफ लेटर्स, सिस्टमेटिक एंड मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स ए कंप्लीट मीनिंग। कंप्लीट यानी मीनिंगफुल तो बोल ही दिया मैंने। तो वो क्या है, वर्ड है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या है, शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ ए सेंटेंस इज वर्ड, वो देखा था हमने। फिर हमने अल्फाबेट देखे, अल्फाबेट 26 होते हैं। अल्फाबेट 26 होते हैं, उसको हमने साउंड के हिसाब से डिवाइड किया था। साउंड के हिसाब से जब हमने डिवाइड किया था तब देखा था हमने तीन प्रकार के होते हैं, वोवल होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं
और वोवल और कॉन्सोनेंट के अलावा सेमी वोवल कम कॉन्सोनेंट SVCC सेमी वोवल कम कॉन्सोनेंट भी होते हैं। फिर हमने ये जो सेंटेंस वगैरह वर्ड बनाने के रूल्स वगैरह देखे थे। तो पहला रूल था हर एक सेंटेंस के अंदर हर एक वर्ड में एक वोवल और एक कॉन्सोनेंट होना कंपलसरी है, होना ही चाहिए। सेकंड हमने रूल देखा था सिंगल लेटर वर्ड, और सिंगल लेटर वर्ड में हमने देखा था कि 3 होते हैं जो सिंगल लेटर यूज किए जाते हैं लेकिन उन्हें वर्ड माना जाता है अंग्रेजी में, वो है A, I और O। आगे देखते हैं थर्ड रूल था रूल ऑफ वाई। इफ देयर इज वाई देयर इज वोवल इज मिसिंग इन a word but y is present, we will consider it as a vowel and the y represent the sound of vowel I और E। कि जैसे मान लो यदि कोई वाक्य है, कोई शब्द है, शब्द में कोई वोवल नहीं है, वोवल नहीं है तो वर्ड नहीं बनेगा। भाई कॉन्ट्राडिक्शन है ना इन दोनों के बीच में, विरोधाभास है। पहला कह रहा है कि वोवल होना चाहिए, थर्ड वाला बोल रहा है कि वोवल नहीं होगा, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। लेकिन मैंने ये बताया था सेमी वोवल कम कॉन्सोनेंट होता है वाई, तो वाई दोनों काम करता है भाई। तो रूल ऑफ वाई यही है कि यदि वोवल में वर्ड में वाई ना हो, थोड़ा सा फंबल हो रहा है, यदि किसी वर्ड में वोवल ना हो, यदि किसी वर्ड में वोवल ना हो बट वोवल के बजाय वाई हो, तो वाई क्या करेगा, वोवल का साउंड देगा। वाई को ही हम कंसीडर कर लेंगे एज ए वोवल, क्योंकि साउंड भी वही रहेगा, या तो आई रहेगा या ई रहेगा। तो ये चीजें हमने लास्ट क्लास में देखी थी, और लास्ट क्लास में मैंने आपको यहां छोड़ा था कि वर्ड से क्या बनती है आगे चीजें, वर्ड से क्या बनती है। वर्ड के अंदर मैंने आपको यहां छोड़ा था कि वर्ड क्लास और वर्ड फॉर्मेशन की जो बातें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज यहीं से अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बी रेडी फॉर ऑल द क्लास। और इस क्लास को यदि आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये बेसिक क्लासेज हैं, 3, 4, 5, 6 क्लासेज आपकी बेसिक क्लासेज होंगी। उसके बाद में मैं टॉपिक्स वगैरह स्टार्ट करूंगा, लेकिन उन क्लासेस से पहले आप अपना बेसिक जरूर कीजिएगा। चलो करते हैं स्टार्ट। पहली चीज वर्ड क्या होता है। तो वर्ड के बारे में हमने देखा था कि वर्ड क्या है, वर्ड इज ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ ए सेंटेंस। कि सेंटेंस के अंदर कोई भी यूनिट है और उसका कोई ना कोई मीन निकल रहा है, कोई अर्थ निकल रहा है, तो वह क्या है, वह एक वर्ड है। यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए सेंटेंस विच गिव्स ए मीनिंग, दैट इज वर्ड। अब वर्ड की बात करते हैं। वर्ड के बारे में हमने कई सारी चीजें देख भी ली है ऑलरेडी, लेकिन वर्ड बता दिया था कि अल्फाबेट से मिलके क्या बना होता है, वर्ड। लेकिन वर्ड की जो फॉर्मेशन है उसको हम 2 तरीके से पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं एक ओके, दैट्स फाइन, यस। तो वर्ड क्या होता है, वर्ड को हमें 2 तरीके से देखना है। देखो यदि डिटेल से देखना है तो हमें 2 चीजें हमारे सामने आती है। पहली चीज, वर्ड की जो क्लास है कि कैटेगराइज, ये जब हम इसको करते हैं बढ़िया तरीके से समझने के लिए, तो हम पढ़ते हैं वर्ड की क्लास। क्लासिफाई करना है, कुल मिलाकर यह है। वर्ड को जब क्लासिफाई करते हैं, उसके प्लेस के बारे में जब पढ़ते हैं, तब हम पढ़ते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। क्या होते हैं वर्ड क्लास, क्या होती है वर्ड क्लास? इज ए टर्म, ये एक तरीका है यूज टू क्लासिफाई, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, यानी कैटेगराइज किया जाता है, अलग अलग बांटा जाता है, स्पेसिफिक ग्रुप में, विशेष ग्रुप में बांटा जाता है। एंड विच डिफरेंट वर्ड्स कैटेगरी प्लेस्ड, अलग अलग वर्ड अपने अलग अलग यूज के हिसाब से वहां अलग अलग रखेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच आपको पता ही है, जैसे हम देखते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन,
उनका अलग अलग जगह यूज होता है, और यूज के हिसाब से जब हम उनको अलग अलग जगह पे रखते हैं तो वो क्या होते हैं, वर्ड की क्लास होती है, क्लास ऑफ द वर्ड। सेकंड, जब हम देखते हैं वर्ड की फॉर्मेशन, वर्ड कैसे बनते हैं, याद रखना रूट वर्ड बनाना हम सीख चुके हैं, रूट वर्ड आपके पास रहेगा। वर्ड फॉर्मेशन के अंदर हमने देखना है कि रूट वर्ड से नए नए वर्ड्स कैसे बनाते हैं। तो कुछ एक चीजें हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, रूट वर्ड से भी अदर अदर वर्ड्स बनाते हैं। जैसे देखो वर्ड फॉर्मेशन क्या है, वर्ड फॉर्मेशन इन इंग्लिश इज द प्रोसेस बाय विच न्यू वर्ड्स आर फॉर्म्ड, यानी कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम नए नए वर्ड्स बनाते हैं, बाय मीन्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, कुछ ना कुछ उसके अंदर इन्फ्लेक्शन करके। जैसे कौन कौन सी चीजें हैं जो वर्ड फॉर्मेशन के अंदर आप इन्फ्लेक्शन कर सकते हो, उसके अंदर एड ऑन कर सकते हो, कुछ ना कुछ आपको ऐड करना पड़ेगा जिससे एक नया वर्ड आ जाएगा आपके सामने। देखते हैं वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड क्लास तो आपको समझ में आ ही गया था, वर्ड क्लास के अंदर तो पार्ट ऑफ स्पीच मैंने बता ही दिए थे, लेकिन वर्ड फॉर्मेशन में कौन कौन सी चीजें ऐड करते हैं तो याद रखना, या तो हम कोई चीज ऐड करेंगे या उसको क्या है चेंज कर देंगे। तो पहला जो चेंज होता है रूट वर्ड के अंदर, हम क्या जोड़ सकते हैं, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स यानी जिसको हमें हिंदी में क्या बोलते हैं, उपसर्ग। क्या जोड़ के हम बना सकते हैं, उपसर्ग। डिस है, मिस है, आई एल इल है, और भी बहुत सारी है, एड है, री है, वर्स, रिवर्स, रिटर्न, रिवाइज, नया वर्ड बन रहा है, मिस है, मिस भी है, मिस यूज, मेनी मोर। सेकेंड, सफिक्स लगा के, इनका बोलते हैं प्रत्यय, और इन दोनों को बोलते हैं इंग्लिश में एफिक्सेस। पढ़ेंगे आगे जब डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो सिर्फ बेसिक है तो मैं आपको शॉर्ट में ही बताऊंगा। थर्ड जो है, थर्ड कैसे आप चेंज कर सकते हो, वर्ड्स को कंबाइन करके। क्या कर सकते हो, वर्ड को कंबाइन या कंबाइनिंग कर लो, कंबाइनिंग बेस्ट रहेगा। वर्ड्स को कंबाइन करके, दो अलग अलग वर्ड्स हैं, अलग अलग उनका अर्थ है, लेकिन साथ में आपने जोड़ के उसको लिख दिया, दैट इज कंबाइनिंग वर्ड्स। और उन वर्ड्स को अलग अलग करके लिखा, जैसे मान लो ओवर लोड, कोई ज्यादा गैप नहीं है, ये क्या है, कंबाइनिंग वर्ड्स है। फोर्थ है कंपाउंड वर्ड्स, यानी कि दो वर्ड्स को पास पास में रखकर का अर्थ बना देते, जैसे चेयर पर्सन, कंपाउंड वर्ड्स, चेयर पर्सन। दो वर्ड्स को जोड़कर, ओवर ज्यादा है, लोड मतलब बाहर, तो ओवर लोड एक नया वर्ड बन गया। चेयर पर्सन में क्या है, दो वर्ड्स है उनको पास पास रख के कुछ नया अर्थ बना देते हैं, तो वो कौन सी चीज होती है, कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं उनको। एंड लास्ट एंड फाइनल, कि कोई भी वर्ड है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं वन क्लास टू अनदर। कन्वर्ट वन क्लास टू अनदर, कैसे, जैसे एक वर्ड है बैट, बैट, क्रिकेट देखते हो तो बैट, बैट का मतलब क्या होता है, बल्ला, नाउन है। लेकिन जैसे ही इस बैट को हमें यहां नाउन से इसको चेंज किया वर्ब में, इसमें किया वर्ब में, तो वर्ड वही रहेगा बैट, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, बल्लेबाजी करना।
बल्लेबाजी करना। नया अर्थ निकल गया। जैसे मान लो हमने बोल दिया बॉल, बॉल नाउन है यानी इसका मतलब हो गया गेंद, लेकिन जैसे ही हमने इसका प्लेस चेंज किया तो वो क्या हो गया, क्या हो गया, ये हो गया गेंदबाजी करना। ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जो हमारे सामने आएंगे। कुछ वर्ड्स जैसे मान लो कई बार नाउन की जगह प्रयोग होंगे, कई बार प्रोनाउन की जगह प्रयोग होंगे, यानी कुछ ऐसे प्रोनाउन है जो एडजेक्टिव की जगह प्रयोग होते हैं। जैसे मान लो दिस है, दैट है, दीज, दोज। कई बार हम आगे कई सारे और अदर वर्ड्स का यूज देखेंगे, तो यानी कि वो कई बार क्या है कि प्रोनाउन में की तरह यूज हो रहे हैं तो उनके साथ प्रोनाउन वाला ट्रीटमेंट करेंगे, यदि वो एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहे हैं तो एडजेक्टिव वाला ट्रीटमेंट करेंगे। तो कुल मिलाकर पहले हमें इन चीजों का पता होना चाहिए। हम दो ही चीजें पढ़ेंगे स्टार्ट में। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, वर्ड फॉर्मेशन, जो धीरे धीरे हम जैसे मान लो नाउन पढ़ूंगा तब भी मैं पढ़ाऊंगा, तब भी मैं आपको बताऊंगा। आपको जब एडजेक्टिव बताऊंगा तब पढ़ाऊंगा, तब भी बताऊंगा। आपको जब मैं एडवर्ब पढ़ाऊंगा तब भी बताऊंगा। आपको वर्ब पढ़ाऊंगा तब भी बताऊंगा। तो वहां पे हम क्या देखेंगे, इन्हीं सभी चीजों को देखेंगे। क्लियर है? आई होप वर्ड फॉर्मेशन क्या होती है, कैसे होती है, एक प्रीसिस आपको डिटेल्स मिल गई होगी। चलो वापस चलता हूं। इन चीजों के बारे में चर्चा कर चुका हूं मैं, वर्ड के बारे में बता चुका हूं, वर्ड क्लास क्या होती है, वर्ड फॉर्मेशन क्या होती है, और जस्ट इससे आगे की बात करता हूं तो वर्ड फॉर्मेशन क्या होती है इसको भी मैं आपको बढ़िया तरीके से बता चुका हूं। अब इसी कैटेगरी में आगे चलते हैं। वर्ड से वर्ड मेरे हिसाब से समझ में आ गए, चाहे वो अल्फाबेट के हिसाब से हो, चाहे उनकी फॉर्मेशन के हिसाब से हो, या क्लास के हिसाब से हो। क्लास को अब आगे और भी डिटेल से देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चीज देखते हैं वर्ड्स के ग्रुप को, कि जब वर्ड है, वर्ड का जब ग्रुप बन जाता है तब क्या होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड, मैंने एक चीज देखी है, जब भी बात आती है ग्रुप ऑफ वर्ड की तो टीचर्स कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड इज सेंटेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड इज सेंटेंस। बट ये चीजें 11वीं क्लास तक अच्छी लगती है, या फर्स्ट ईयर के अंदर हल्का फुल्का डेफिनेशन वगैरह बता देते हैं और काम हो जाता है। लेकिन जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तब तो आपको ढंग से ही देखना पड़ेगा कि ग्रुप ऑफ वर्ड यदि देखेंगे कि कंप्लीट सेंस दे रहा है तब वो क्या है, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा तो वो क्या है। तो याद रखना ग्रुप ऑफ वर्ड 3 होते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड से 3 चीजें बनती है। कौन कौन सी बनती है? तो शब्दों का समूह है, उससे पहली चीज बनती है, छोटी बनेगी तो बनेगा फ्रेज। सेकंड क्या बनता है? क्लाउज। और थर्ड क्या बनता है? सेंटेंस। याद रखिएगा, फ्रेज, फ्रेज भी क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कई सारे वर्ड्स हैं वो ग्रुप में यूज होते हैं तो वो क्या बनती है? फ्रेज बनती है। बस ये है कि वो कंप्लीट सेंस नहीं देती। क्लाउज है, क्लाउज भी क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन ये भी क्या होते हैं? कंप्लीट सेंस नहीं देते, कंप्लीट सेंस नहीं देते, या इंडिपेंडेंट होते हैं तो वो एक सेंटेंस होते हैं, लेकिन यदि उनके साथ कुछ चीज ऐड कर दी जाए, कुछ जैसे मान लो एक छोटा हिस्सा और जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? वो क्लाउज बन जाता है। कंप्लीट सेंटेंस के साथ यदि कोई चीज जोड़ दे तो वो क्लाउज ही होता है। फिर एक मेन क्लाउज होगा और एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, इस तरीके से होता है। तीसरा होता है सेंटेंस। सेंटेंस जरूरी नहीं कि आप जैसे मान लो ऐसे कहते हैं कि एक कंप्लीट सेंस तो आएगा ही आएगा, इसके अलावा उसके अंदर जितनी भी एडवर्ब्स वगैरह है हम उनको कंप्लीट एड ऑन करके और हम वो चीजें रख सकते हैं, के साथ साथ में रखते रहेंगे और उसको सेंटेंस बनाते रहेंगे। सेंटेंस जरूरी नहीं कि एक लाइन को, तो 3 4 5 6 लाइन, एक कंप्लीट पैराग्राफ भी एक सेंटेंस हो सकता है। यदि हम बनाना चाहे तो बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे, आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले बात करता हूं मैं फ्रेज की। फ्रेज क्या है? ये क्या है? ए फ्रेज इज, डेफिनेशन देख लीजिएगा, फ्रेज इज ए टर्म, ग्रामेटिकली टर्म ग्रामेटिकली टर्म, ये क्या है? ग्रामेटिकली प्रक्रिया है रेफरिंग टू ए ग्रुप ऑफ वर्ड referring to a group of word that does not include a subject and a verb। देखो इसके अंदर क्या होता है, ये एक ग्रामेटिकली टर्म है जिसके अंदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है, लेकिन वहां पे सब्जेक्ट नहीं होता और वर्ब नहीं होती, यानी हेल्पिंग वर्ब की बात की गई है यहाँ पे। कई बार जैसे मान लो हम आगे जब इसके बारे में डिटेल से देखेंगे, जब मैं आपको इनके पार्ट्स बताऊंगा, तब आप देखोगे कि वर्ब से भी बनती है फ्रेजल वर्ब जिसको बोलते हैं। तो जरूरी नहीं है फ्रेज वो भी फ्रेजल वर्ब होती है, फ्रेज ही होती है वो एक, लेकिन वर्ब होती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। ना तो इसमें सब्जेक्ट होता है ना ही वर्ब होती है। लेकिन क्लाउज के अंदर क्या है, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रहता है। क्या रहता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, देखेंगे आगे। तो पहले फ्रेज की बात करता हूं। तो फ्रेज क्या है? एक ग्रामेटिकली टर्म है जो रेफर करती है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जिसके अंदर कोई सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होती है। अब ये जो फ्रेज है ये होती कितनी प्रकार की है ये आपको पता होना चाहिए। 8 प्रकार की होती है। कितनी होती है? 8 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? जैसे नाउन से बनती है नाउन फ्रेज, फिर वर्ब से बनती है वर्ब फ्रेज वर्ब या फ्रेजल वर्ब जिसको बोलते हैं। आप आगे देखोगे तो प्रीपोजिशन से बनेगी। यानी कि इनका कोई कंप्लीट सेंस नहीं होता। हम सीधा एक बार शॉर्ट में बोले तो इनकम्प्लीट सेंस बोल देंगे, यहाँ पे याद रख लेना, इनकम्प्लीट सेंस। इनकम्प्लीट सेंस होता है फ्रेज का। फ्रेज कौन कौन सी होती है? नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, आगे देखेंगे जेरेंड फ्रेज। जेरेंड क्या होती है? ऐसी आईएनजी वाले, यानी आईएनजी ऐड करके उन किसी को नाउन बना लेते हैं, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी। कोई वर्ब है जिसके आईएनजी लगा देते हैं वो जेरेंड बन जाती है और नाउन की जगह प्रयोग हो। फिर पार्टिसिपल आगे, इसके अलावा 1 2 3 4 हो गए 5। छठवा कौन सा है? इनफिनिट, इनफाइनेट। सेवंथ कौन सा हो गया? ए पॉजिटिव। ए पॉजिटिव आगे बार बार आएगा। जब आप सब्जेक्ट हुआ भी एग्रीमेंट पढ़ोगे तो ए पॉजिटिव जो फ्रेज है उसी के हिसाब से क्या होता है, आप सब्जेक्ट जो हेल्पिंग वर्ब वगैरह लगाते हो वो ए पॉजिटिव फ्रेज के हिसाब से लगाते हो। और एक होती है एब्सोल्यूट फ्रेज। कितनी सारी फ्रेज हो गई। फ्रेज ग्रामेटिकली टर्म है, इसका कंप्लीट सेंस नहीं होता, याद रखना इसमें कोई सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। कौन कौन सी होती है? नाउन फ्रेज होती है, जैसे मान लो कैसे बोलते हैं माई विले, या मान लो
फुल ऑफ बॉयज, ये क्या हो गई, नाउन फ्रेज हो गई। वर्ब से, फ्रेजल वर्ब से पुट ऑन, गिव इन, गिव अप। प्रीपोजिशनल फ्रेज इन द क्लास, ऑन द टेबल, ये क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। जेरेंट, जेरेंट क्या होता है, जैसे ड्राइविंग इज ए बेस्ट स्किल, स्विमिंग इज ए बेस्ट एक्सरसाइज, तो यहाँ स्विमिंग और ड्राइविंग क्या है, जेरेंट है। पार्टिसिपल, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स, ये क्या है, जेरेंट पार्टिसिपल है। इनफाइनाइट, टू गेट अप, टू राइट, आई एम हियर, टू टीच, आई एम हियर, यानी मैं पढ़ाने के लिए यहाँ पे हूँ, तो इनफाइनाइट वहाँ पे होती है। एपोजिटिव, एपोजिटिव किसी की विशेषता बतानी हो, जैसे मान लो मैंने बोला स्प्लेंडर प्लस इज माय फेवरेट कार बाइक, तो ये एपोजिटिव उसी हिसाब से आता है। एब्सोल्यूट भी इसी तरीके से प्रयोग होता है, सेम सा ही है। जब नाउन के केस बताऊंगा तब मैं आपको ये चीजें बताऊंगा। तो आई होप फ्रेज आपकी एकदम वर्बली कंप्लीट हुई होगी। सेकेंड बात करते हैं क्लाउज की। क्लाउज क्या होते हैं? क्लाउज भी हमारे बार बार यूज होंगे। बार बार कहाँ यूज होंगे? जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे तब पूरा का पूरा सिस्टम क्लाउज पे चलेगा। जब टेंस वगैरह देखेंगे तो उसके अंदर कई सारे, जैसे मान लो वर्ड यूज होते हैं, आपने रूल्स वगैरह देखे हैं, इफ, अनलेस, व्हेन, व्हेनेवर, एज सुन एज, स्टिल, अनटिल, एज इफ, हार्डली, नो सूनर, एज इफ, एज दो, वुड दैट, कई सारी ऐसी चीजें होती है। उसके साथ में क्या होता है, आपके दो सेंटेंस आते हैं। जब एक दो सेंटेंस है, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड करता हो, जैसे बिफोर आफ्टर वाला है ना, और एज इफ, एज दो जो मैंने अभी बताए थे वो वाले हैं, तो एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड करता है और कंप्लीट सेंस देने के लिए, तो वो क्या होते हैं, वो सब चीजें क्लाउज होती है। तो क्लाउज क्या होते हैं ये भी हमें ढंग से देखना है, जबकि हमें सीधा सेंटेंस बनाना बताया जाता है, जो चीजें हमारे लिए बिल्कुल ही नुकसानदायक है। आपने सुनी होगी एक कहावत, ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। यदि आपके पास अधूरा ज्ञान है तो वो आपके लिए ज्यादा हानिकारक है। ठीक है, इस तरीके से अधूरा ज्ञान रखना ही नहीं है। तो आप फ्रेज आपके बहुत ज्यादा बार काम में आएगी। बार बार मैं आपको ये चीजें इनके बारे में यानी कि अपनी टेर्मिनोलॉजी में यूज करते रहूंगा। बार बार आपको याद दिलाते रहूंगा कि मैंने सेकंड क्लास में बताया, आप जाके देख लीजिएगा, फर्स्ट क्लास में बताया, आप जाके देख लीजिएगा। ये चीजें मैं बार बार करते रहूंगा, यानी कि मैं बार बार जहां जहां ये चीजें यूज होगी वहां वहां मैं आपका रिवाइज करवाते रहूंगा। तो प्लीज क्लासेज में कंटिन्यू बने रहिएगा। मैं आपको इस चीज में अश्योर कर देता हूं कि आपकी इंग्लिश एक नेक्स्ट लेवल की होगी। ओके, चलते हैं क्लाउज क्या होते हैं। तो क्लाउज के बारे में बता देता हूं। क्लाउज, क्लाउज इज, क्लाउज इज a group of words, a group of words. Clause is a group of words that contains at least a subject and predicate. Clause is a group of words which contains at least subject and predicate. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो मेरे हिसाब से आप जानते होंगे, नहीं भी जानते हो नो वरीज, मैं आपको वो चीजें भी क्लियर करवा दूंगा जब सेंटेंस बताऊंगा अभी। यस, तो क्लाउज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके अंदर कम से कम एक सब्जेक्ट रहेगा और एक प्रेडिकेट रहेगा, कंपलसरी है, ये तो होना ही चाहिए। फिर एक सेंटेंस है वो अधूरा सेंस दे रहा है, फिर दूसरा सेंटेंस है वो अधूरा दे रहा है, लेकिन दोनों के मिलने से कोई एक पूरा अर्थ आता है, तो वो क्या है? क्लाउज है। यानी कि कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा, तो हम बोल सकते हैं यहां पे, जिस तरीके से मैंने फ्रेज को बोला इनकम्प्लीट सेंस, वैसे मैं क्लाउज को बोल सकता हूं, यदि आप कहें तो डिपेंडेंट सेंस।
क्या बोल सकता हूं, क्या बोलूंगा इसके अंदर, डिपेंडेंट सेंस। अब कई सारे बोलेंगे सर मेन क्लाउज रहेगा तो वो पूरा कंप्लीट सेंस रहेगा। अरे मेन क्लाउज रहेगा, लेकिन मेन क्लाउज एक सेंटेंस है, लेकिन जैसे ही हम उसके साथ में ऐड करके कुछ उससे रिलेटेड कोई बात करेंगे तो वो एक उसके साथ इंडिपेंडेंट क्लाउज जोड़ते ही उसका सेकंड कंप्लीट सेंस आ जाएगा, और वो मेन क्लाउज एक सेंटेंस न रह के और क्या हो जाएगा, मेन मेन क्लाउज एक सेंटेंस नहीं रहेगा, मेन क्लाउज रह जाएगा, वो कुल मिलाकर ये है। तो याद रखना क्लाउज क्या होता है, इसके अंदर डिपेंडेंट सेंस होता है, कंप्लीट खुद के ऊपर इंडिपेंडेंट सेंस नहीं होता। इंडिपेंडेंट सेंस कब रहेगा, इंडिपेंडेंट सेंस रहेगा तो क्या रहेगा, सेंटेंस रहेगा, लेकिन उसके साथ ऐड करने से यानी कि एक थोड़ा सा आपके समझने में जरूर दिक्कत हो सकती है। बाकी मेरे हिसाब से जो मैंने अभी जस्ट पहले बताया वो उसे आपको समझ में आया होगा। चलो फिर वापस वहीं चलते हैं। तो क्लाउज कितने होते हैं, क्लाउज अलग अलग होते हैं। तो याद रखना जिस तरीके से फ्रेज 8 होती है, क्लाउज भी उतने ही होते हैं, बस थोड़े से कम होते हैं, यानी कि ये कितने होते हैं, 7 होते हैं। जो मैं आपको जब क्लाउज की एक अलग से क्लास डालूंगा जिसके अंदर मैं डिटेल से बताऊंगा, कभी भी वैसे आपके काम नहीं आएंगे, जितने काम में आएंगे उतना मैं आपको आगे बताते रहूंगा। लेकिन आपको फिर भी यदि कंप्लीट देखना है कि हाँ क्लाउज क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, वर्ब की भी अलग से क्लास डालूंगा, ठीक है। क्लाउज की भी अलग से, जैसे मान लो मेरे को टाइम मिलेगा मैं क्लास डालूंगा, जिससे यदि आपको क्लाउज से रिलेटेड कभी कोई दिक्कत रहे तो आप उस क्लास से जितने भी अपने डाउट्स है क्लियर कर सकते हैं। चलो कौन कौन से होते हैं वो बता देता हूं। नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडवर्ब से बनने वाले क्लाउज, तो एडवर्ब से फ्रेजेस नाउन से फ्रेज भी बन रही है और नाउन से क्या बन रहे हैं, क्लाउज भी बन रहे हैं। अब आगे देखो, मेन क्लाउज या मेन क्लाउज या इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट बदल लिख दो, इंडिपेंडेंट क्लाउज कहां पे ऐड कर, इंडिपेंडेंट क्लाउज, कोऑर्डिनेट, रिलेटिव, कोऑर्डिनेटिव, सबऑर्डिनेटिव, क्योंकि 1 2 3 4 5 फिर 6 कौन सा हो गया, सबऑर्डिनेटिव, और लास्ट एंड फाइनल है रिलेटिव। और रिलेटिव का तो इतना ज़्यादा यूज होता है, इतना ज़्यादा यूज होता है, आप सोचते सोचते परेशान हो जाओगे। रिलेटिव याद रखिएगा, ये क्या होते हैं, क्लाउज, ठीक है। वर्ड से ही बनते हैं, और वर्ड से भी कैसे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। ये क्या चीजें बनती है, यही चीजें बनती है, क्या बनती है, फ्रेज बनती, क्या बनती है, क्लाउज बनते हैं, क्या बनते हैं, क्लाउज, और उसी से क्या बनेगा, चलो फ्रेज मेरे हिसाब से आपके समझ में आई होगी, क्लाउज आपके समझ में आए होंगे। अब बात कर लेता हूं मैं हल्की सी सेंटेंस की। सेंटेंस में क्या होता है, कंप्लीट सेंस, क्या बोल सकते हैं,
ए सिस्टमेटिक group of words which gives complete sense called sentence। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोला आपने तो आपने इज कैसे यूज कर दिया, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कई होते हैं मेरी क्लासेस के अंदर ऐसे बच्चे बोलते हैं, याद रखना। एक होता है अंग्रेजी में आपको दो चीजें दिखाई देगी, कभी भी आप यूज करोगे हेल्पिंग वर्ब, तो यूनिफाइड वे और डिवाइडेड वे। जब आप किसी चीज को कलेक्टिव सेंस में यूनिफाइड वे में बोलते हो, चाहे कमेटिव वर्ड के लिए बोल रहे हो, जूरी के लिए बोल रहे हो, या किसी ग्रुप के लिए बोल रहे हो, यूनिफाइड वे में तो हमेशा उसके बाद में हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। और डिवाइडेड वे में यूज कर रहे हो, वो उनके बीच में डिवाइड है, मतभेद है, अलग अलग है ना, ईच वन को यूज कर रहे हो, तो वहां पे आप प्लूरल का यूज करोगे। तो यहाँ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक यूनिफाइड वे में यूज हुआ है, तो मैंने यहाँ पे इज का यूज किया है। आगे कैसे यूनिफाइड वे में यूज होते हैं, जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बताते रहूंगा। कई बच्चों के दिमाग में सर अभी बताओ, तो क्यूरिसिटी रखो, ठीक है। सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं वो आप देख लेना। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। कई बच्चों ने 4 पढ़े होंगे। अब देखो एक छोटी सी बात बताता हूं मैं, सिस्टमेटिक ग्रुप क्या होता है। पहली चीज देख लो, सिस्टमेटिक ग्रुप। सिस्टमेटिक ग्रुप क्या होता है, जैसे हिंदी के अंदर कोई सेंटेंस बनाते हैं, हिंदी में कोई सेंटेंस बनाते हैं, तो क्या होता है, यूज होता है सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। वैसे ही इंग्लिश में भी क्या यूज होना चाहिए, ऐसा ही एक सिस्टमेटिक सिस्टम बना हुआ है, उसी सिस्टम से यूज होना चाहिए सेंटेंस बना रहे हो तो। क्या रहना चाहिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड वगैरह वो एक्स्ट्रा चीजें हैं। हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, कईयों में नहीं होती, तो वर्ब याद रख लेना। इसका क्या याद रखना, वर्ब। इसमें भी सहायक करे, हम मुख्य क्रिया कर सकते थे, यहाँ पे वर्ब ऐड, ये वे होता है। यदि इस तरीके से हमने नहीं लिखा तो क्या हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कैसे, जैसे मान लो मैं आपके सामने एक वाक्य बोल रहा हूं, जैसे यहां ताजा गाय का दूध मिलता है। हम बार बार देखते हैं यहाँ ताजा गाय का दूध मिलता है, भैंस का दूध मिलता है, हम उस चीज को सही मान लेते हैं। क्या यह सही है, यदि ये सही है तो गाय फिर ताजा हुई या दूध ताजा हुआ, क्या गाय ताजा हुई या दूध ताजा हुआ, सही नहीं है। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ गाय का ताजा दूध मिलता है। तो अर्थ का अनर्थ हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे एक सेंटेंस और बता देता हूं मैं, कि बच्चे को उबालकर दूध पिलाओ, बच्चे को उबालकर दूध पिलाओ। वाक्य दिखने में कैसा लग रहा है, बोल भी देते हैं, लेकिन क्या है, अर्थ का अनर्थ हो गया। बच्चे को उबालकर दूध पिलाओ, बच्चे को उबालकर, अजीब नहीं लग रहा, बच्चे को दूध उबाल कर पिलाओ, ये वाक्य सही होगा, जबकि ये नहीं होगा, बच्चे को उबाल कर दूध पिलाओ। तो यानी कि हमने यहां क्या है, इन दोनों जो वर्ड्स हैं,
उबालकर और ताजा, इनका हमने सही तरीके से प्रयोग नहीं किया। सही तरीके से प्रयोग न करने के कारण एक तो गाय ताजा हो गई और दूसरा बच्चे को उबाल दिया गया, क्योंकि समझने वाला तो वैसे ही समझेगा ना। इसीलिए सिस्टमेटिक ग्रुप यानी कि सिस्टमेटिक जो तरीका है वो ये होता है कि जो सिस्टम बना हुआ है, हिंदी में बना हुआ है कर्ता कर्म क्रिया का, और इंग्लिश में बना हुआ है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का, तो हमें वो फॉलो करना है। अब हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब्स भी आती है, यू नो वेरी वेल, वो हम बताएंगे कौन कौन सी आती है, कैसे आती है, क्यों आती है, ये समझने वाली चीज है। वाई वी यूज देयर दीज काइंड ऑफ थिंग्स। आई होप यहां तक आपकी क्लियर हुआ होगा। आगे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। क्या देखते हैं? टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस की कितने टाइप्स होती है? टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस यानी कि सेंटेंस की कितनी टाइप्स होती है, तो याद रखना देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। मोस्टली ने ये कितनी पढ़ी होगी? 4 पढ़ी होगी। कई सिर्फ और सिर्फ ये जानते हैं जो टेंस में होती है, जो टेंस में होती है वो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेंटेंस की कितने टाइप्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, और जो आप टेंसों में पढ़ते हो वो तो मात्र और मात्र 2 टाइप्स के सेंटेंस पढ़ते हो। इसीलिए अपने उस अधूरे ज्ञान को थोड़ा सा साइड रख के अब जो हम पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। लेकिन मेरे हिसाब से ये क्लास काफी लंबी हो चुकी है, तो हम उस समय सीमा का ध्यान रखते हुए ये जो टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। लेकिन जो हमने चीजें पढ़ी है उन चीजों को आप जरूर ध्यान दे लीजिएगा। एक बार मैं बता देता हूं हल्का फुल्का। ये हमने पिछली क्लास का रिवाइज किया था, अगली क्लास के अंदर हमने ये चीजें देखी थी, वर्ड क्लास और वर्ड फॉर्मेशन। फिर इसके अंदर वर्ड फॉर्मेशन किस तरीके से होती है वो मैंने आपको बताया था। आगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बारे में बताया था मैंने। ग्रुप ऑफ वर्ड्स में क्या होती है? फ्रेज, क्लाउज और सेंटेंस। और क्लाउज और फ्रेज के बारे में मैं ढंग से चर्चा कर चुका हूं, और भी मैं इनकी पर्टिकुलर अलग अलग क्लास डालूंगा, 1 2 3 जितनी भी क्लासेज होंगी। और बात रही अपने भाई साहब सेंटेंस की, तो सेंटेंस के बारे में मैंने आपको वैसे बता दिया इसकी डेफिनेशन, लेकिन टाइप्स ऑफ सेंटेंस है वो देखेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहां तक मेरे साथ बने रहे। अपनी इस क्लास के अंदर यदि आपने कुछ नया सीखा हो तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करना। और नेक्स्ट वीडियो के लिए साइड में जो है बेल आइकन उसको दबाना ना भूले। चलो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।